अपनी भाषा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। कल हम पद परिचय का तीसरा भाग क्रिया पढ़ रहे थे। क्रिया के हमने दो रूप या दो प्रकार पढ़ लिए थे, कर्म के आधार पर और काल के आधार पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है क्रिया का प्रकार संरचना या बनावट के आधार पर। तो इसकी पहले कल हमें थोड़ी सी चर्चा की थी कि संरचना या बनावट के आधार पर क्रिया के कितने रूप या कितने प्रकार होते हैं। तो आज हम उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, यदि आप इस पृथ्वी पर इस संसार में कुछ करना चाहते हैं तो अपने आप को कुछ करके दिखाना होगा। एक लड़की जो जन्म से हम उसे दिव्यांग कह सकते हैं या भगवान प्रदत्त उसके शरीर में कुछ कमी कह सकते हैं। एक लड़की जिसका नाम था आरती डोगरा, शायद जो अखबार पढ़ते हैं या समाचार विश्लेषण और ध्यान देते हैं उन्होंने सुना भी होगा, पढ़ा होगा। ये एक लड़की जिसकी लंबाई मात्र 3 से 3.5 फुट थी। जब उसका जन्म हुआ तो वैसे भी लोगों का या समाज का लड़कियों के प्रति रुझान है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। पहले की तुलना में कुछ सुधार जरूर हुआ, लेकिन फिर भी यदि लड़की है और वो भी दिव्यांग है तो निश्चित रूप से लोग कोसने लगते हैं। जब वो लड़की जन्म के बाद जब उसके हाइट देखी या लंबाई देखी तो बहुत कम लंबाई होने के कारण कुछ लोगों ने कहा कि आपके जीवन पर बोझ बन जाएगी, इसे मार दीजिए। लेकिन उनके पिताजी जो एक डिफेंस अफसर थे, कर्नल, और माँ प्रिंसिपल थी, उनका आत्मविश्वास देखे और उनका अपने बच्चे के प्रति प्रेम और स्नेह देखे। उन्होंने तो सिर्फ दिव्यांग बच्चे होने के बाद भी उन्होंने कहा नहीं, हम इस बच्चे को पालेंगे, इसके पूर्ण जिम्मेदारी उठाएंगे, इसकी मन की इच्छाएं पूर्ण करेंगे। और उन्होंने वो भार उठाया, अपने बच्चे पर विश्वास किया। अब देखिए, जहां विश्वास है वहां सब कुछ है। और उस लड़के ने वो करके दिखाया जो आप सभी को अजीब से लगता होगा। मैंने पहले कहा कि थोड़ा सा भी यदि आप समाचारों से जुड़े रहते हैं तो वो कोई अपरिचित लड़की नहीं है। आरती डोगरा नाम की जो लड़की है वो उत्तराखंड की रहने वाली है और हमारे राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी है। वो बीकानेर और बूंदी जिले के कलेक्टर भी रह चुके हैं और आज भी वो आईएएस के बड़े पद पर, संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भगवान ने हमें जो दिया है उससे कभी आप ये न समझे कि मेरे साथ भगवान ने ये क्या किया। निश्चित रूप से आपको भगवान ने जो रूप दिया है, जो स्वरूप दिया है, जो शरीर दिया है या जो आपकी संरचना की है वो सबसे अलग है। ये एक भगवान की बड़ी विचित्र विशेषता है कि कितने लोग हैं लेकिन सब अलग अलग है, सबको अलग अलग विशेषताएं दी गई हैं। कहने का मतलब हमें जो मिला है, चाहे हम दिव्यांग हैं, चाहे हम बलिष्ठ हैं, चाहे हम कमजोर हैं, चाहे हम कैसे भी हैं, लेकिन भगवान की इस दिव्य कृति को स्वीकार कीजिए और अपने आप को इस संसार में स्थापित करने का कुछ करके दिखाइए। जैसे 3 से 3.5 फुट की लड़की है, वो जिला कलेक्टर यानी पहले चांस में उसने पहले ही अवसर में लिखित और इंटरव्यू सब क्लियर कर लिया और वो कलेक्टर बनी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अपने जीवन से कभी दुखी मत होना। कंटेंटमेंट इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। आपको जो मिला है उसको यदि आप संतोष के साथ स्वीकार करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपना सर्वांगीण विकास कर पाएंगे और इस दुनिया में एक विशेष व्यक्ति का दर्जा प्राप्त कर पाएंगे। अब हम चर्चा करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है संरचना या बनावट के आधार पर क्रियाओं के प्रकार। तो सबसे पहले जो क्रिया है वो इसमें है हमारी 1 नंबर क्रिया है संयुक्त क्रिया। जैसा कि नाम है संयुक्त, संयुक्त का मतलब एक से अधिक का जुड़ाव। अब वो 2 हो सकती है, 3 हो सकती हैं। संयुक्त जोड़ना। तो संयुक्त क्रिया यदि आप हिंदी के शब्द का शाब्दिक अर्थ निकाल लेते हैं
तो फिर मेरे हिसाब से आपको बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होगी उस शब्द की परिभाषा करने में, उस शब्द का परिचय जानने में, या उसकी पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने में। संयुक्त शब्द का अर्थ होता है दो का जोड़ हो सकता है, तीन का जोड़ हो सकता है, और ये इसकी परिभाषा है दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं के मेल को संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसमें दो क्रियाएं होंगी तो एक दो होंगी तो हमेशा बराबर नहीं हो सकती, तो एक होगी मुख्य क्रिया और एक होगी सहायक क्रिया संयुक्त क्रिया में। तो जैसे इसमें उदाहरण लिखा है मैंने, गुरुजी आने पर अभिवादन करो, तो यहां गुरुजी आना ये तो होगी मुख्य क्रिया, और अभिवादन करना ये हो गया सहायक क्रिया। तो दो क्रियाएं हो गई, दो या दो से अधिक का मेल भी हो सकता है। अभिवादन, अब आप इस वाक्य को और भी बढ़ा सकते हो, गुरुजी आने पर अभिवादन करो और गुरुजी के चरण स्पर्श करो, ये वाक्य और बढ़ गया, एक क्रिया और जुड़ गई। इस प्रकार दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल को, लेकिन उनका अर्थ भिन्न भिन्न होना चाहिए, तो ये होती है संयुक्त क्रिया। उसके बाद नंबर 2 हमारी है नाम धातु क्रिया। नाम धातु, देखो विकारी शब्द में 4 शब्द आते हैं, क्रिया, कर्ता, संज्ञा और सर्वनाम। तो क्रिया शब्द हट गया, विकारी के 3 प्रकार बच गए, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। यदि इन शब्दों का धातु के रूप में प्रयोग हो रहा हो तो इसे नाम धातु शब्द कहते हैं, और ये लिखा है नाम धातु शब्द कहते हैं। नाम धातु शब्दों में यदि हम प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो बन जाती है नाम धातु क्रिया। 3 शब्द हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। पहली बात तो ये कि ये किस रूप में काम आ रहे हो, धातु के रूप में। धातु क्या होते हैं, क्रिया का मूल रूप होती है, धातु के रूप में प्रयुक्त होते हों, और उसके बाद उसे तो नाम धातु कहेंगे, लेकिन नाम धातु शब्द में हम क्या जोड़ देते हैं, प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण करते हैं, तो हो जाते हैं नाम धातु क्रिया। प्रत्यय कहाँ लगते हैं, शब्दों के अंत में। शब्दों के अंत में जो अक्षर जुड़कर शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। अब इसके उदाहरण है, जैसे सबसे पहला लिखा है मैंने हाथ, ये संज्ञा है, तो हाथ से क्या हो गया, ये प्रत्यय ना लग गया, हथियाना। ठीक वैसे ही दूसरा उदाहरण हमारा है अपना, ये सर्वनाम है, तो इसकी क्रिया धातु का विशेषण के रूप में उदाहरण है, जैसे गरम, गरमाना, सूखा, सुखाना, शर्म, शर्माना। यानी उदाहरण बहुत सारे मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है जिन क्रियाओं में आप ना शब्द लगाकर क्रिया का निर्माण करते हैं या प्रत्यय लगाकर निर्माण करते हैं, उन क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है प्रेरणार्थक शब्द। प्रेरणा, जैसा कि मैंने अभी आपको एक छोटी सी कहानी बताई, इस कहानी का उद्देश्य ये है कि बहुत सारे छात्र छात्राएं विद्यार्थी हैं, सब कुछ होते हुए भी निराश हो जाते हैं, तो उन्हें उनके अंदर की शक्ति को जगाने के लिए मुझे बार बार कुछ ऐसी बातें आपको कहनी पड़ती हैं, ताकि आप प्रेरित होकर अपने स्वयं की शक्ति को जानकर अपने आप को पहचाने और आगे बढ़ें। तो ठीक वैसा ही है प्रेरणार्थक, यानी कार्य कोई व्यक्ति स्वयं न करता हो लेकिन प्रेरणा से दूसरे से करवा लेता हो, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे इसमें परिभाषा देखो साफ लिखे है, जब कर्ता काम करने वाले करते हैं और स्वयं न करके, संपादन पूर्ण करना, न करके किसी दूसरे को करने के लिए क्या कर देता है, प्रेरित, उत्साहित, उसके अंदर की आत्मा या उसकी शक्ति को जगा देता है, और वो स्वयं जाग कर बहुत सुंदर कार्य कर देता है, तो वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे मैंने हमारे आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ, आपने अभी रामायण चली थी उसमें देखा होगा, उसमें एक काम कार्य हुआ था, राम ने समुद्र सेतु बनवाया, बनाने वाले नल नीर थे, लेकिन प्रेरणा किसकी थी, भगवान राम की। तो यहाँ भगवान राम ने स्वयं काम न करके और सेतु का काम किससे कराया, नल और नीर से। तो इसका मतलब यही हुआ, राम ने किया नहीं और उनकी प्रेरणा से समुद्र को पार करने का सेतु भी तैयार हो गया। इसके बाद अगली क्रिया हमारी है पूर्वकालिक क्रिया। वही शब्द है पूर्व प्लस कालिक। यदि किसी वाक्य में 2 क्रियाएं संपन्न होती हैं तो एक क्रिया दूसरे क्रिया से पहले होगी, ये तय है। यदि किसी कार्य में
दो क्रियाएं संपन्न हो और एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले पूर्ण होती है, तो जो क्रिया पहले पूर्ण होती है उस क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। दूसरी बात, पूर्वकालिक जो क्रिया है वो लिंग, वचन, कारक व पुरुष से प्रभावित नहीं होती, अर्थात इस क्रिया को हम अव्यय या अविकारी की श्रेणी में ले सकते हैं। अब इसमें दो क्रियाएं होंगी तो निश्चित है एक क्रिया पहले होगी, दूसरी क्रिया उसके तुरंत बाद होगी। तो इस क्रिया की पहचान क्या है? क्रिया का जो मूल स्वरूप है जिसे हम धातु कहते हैं, उसमें कर शब्द लगाने से इस क्रिया का निर्माण होता है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा है यहाँ सामने, अध्यापक पढ़ाकर चला गया, तो यह मूल धातु है पढ़, कर शब्द लगाने से ये क्रिया बन गई चला गया। ठीक, और भी उदाहरण ले सकते हैं, रमेश खाना खाकर सो गया, खाकर यानी खाने वाला काम हो गया, उसके तुरंत बाद हो गया। तो दो कार्य एक वाक्य में एक बार में हो रहे हैं, तो पहले होने वाला यानी पूर्व होने वाला पूर्वकालिक होगा और उसके बाद दूसरा कार्य होगा। इस क्रिया का दूसरा नाम तात्कालिक क्रिया भी है। तात्कालिक, तत्काल, एक के बाद दूसरा तुरंत होता हो। जैसे कक्षा में गुरुजी आते ही छात्र चुप हो गए, यानी जैसे गुरुजी ने प्रवेश किया बच्चे वो शांत हो गए। कुत्ते को देखते ही बच्चा भाग गया, यानी डर के कारण जैसे देखा उसके तुरंत बाद उसने दौड़ लगा दी, तो ये तात्कालिक, इसका दूसरा नाम तात्कालिक क्रिया भी है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, फिर ये बता रहा हूं, मैंने जो वीडियो बनाए हैं या इसमें जो भाषा का उपयोग किया गया है वो ज्यादा से ज्यादा हमारी राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल की जो किताब है 9 से 12 उसी भाषा का प्रयोग किया है। और आपको भी यही सीखना है, क्योंकि जब आप उत्तर लिखेंगे तो सबसे ज्यादा महत्व है इस किताब की भाषा को दिया जाएगा। कब तक? जब तक आप कक्षा 12 के बोर्ड के विद्यार्थी हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके बाद हमारा इस संरचना के आधार पर जो क्रिया उसका अंतिम भाग है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया में क्या होता है? क्रिया शब्द में जुड़ने वाले प्रत्यय, क्रिया के जो शब्द होते हैं उनमें जो प्रत्यय जोड़ा जाता है उनको कहा जाता है कृत। और यदि कृत के योग से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम कृदंत कहते हैं। पहला तो क्रिया शब्द में जुड़ने वाले जो प्रत्यय हैं वो कृत कहलाते हैं, और दूसरा कृत शब्द के योग से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। और इस आधार पर परिभाषा के क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग, क्रिया शब्द के अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। अर्थात यदि हम क्रिया का जो मूल स्वरूप धातु, जैसे पढ़ है, पढ़ में पढ़ता ता प्रत्यय लग गया, पढ़ कर कै लग गया, पढ़ना ना लग गया। ठीक वैसे ही लिख ना प्रत्यय लग गया, लिखता ता प्रत्यय लग गया, लिख कर प्रत्यय लग गया। तो कहने का मतलब क्रिया का जो मूल स्वरूप है उस धातु में प्रत्यय लगने से जो क्रिया बनती है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। इस प्रकार हमने संरचना और बनावट के आधार पर जो क्रिया के 5 प्रकार है वो हमने पढ़े। और निश्चित रूप से क्रियाओं का जो 3 प्रकार उसमें सबसे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है, आपसे ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें। और इसके प्रश्न हैं 2 दे रहा हूं आपको। संरचना बनावट के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लिखे। आज का जो हमारा क्रिया का अंतिम प्रकार था वो समाप्त होता है। धन्यवाद।